आइए गणित के एक और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसमें हम मेंसुरेशन को पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में भी आज हम केवल सर्कल को पढ़ेंगे। सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त से संबंधित हम वो सारी बात करेंगे जो भी वृत्त में आती है। इस वीडियो को देखने के बाद वृत्त से संबंधित कोई भी डॉट आपको नहीं होगा, कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। पूरे फार्मूला, पूरे कॉन्सेप्ट A to Z इसी में करा जाएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वृत्त होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वृत्त अनेकों बिंदुओं का वह बिंदु पथ है जिसकी केंद्र से दूरी समान होती है। पहला बात तो आपको समझ में आ गया कि वृत्त जो है वो अनेकों बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी केंद्र से दूरी समान होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मान लीजिए सर्कल है जहाँ पे ये इसका क्या है, केंद्र है। तो ये जो केंद्र है, तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ऐसे जो घूमा हुआ रास्ता दिख रहा है आपको, ये अनेकों बिंदुओं का एक रास्ता है। इसमें अनेकों बिंदु जुड़े हुए हैं जिसका केंद्र से दूरी सबका क्या है, समान है। तो समझ में आ गया होगा कि वृत्त जो है वो अनेकों बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है जिसका दूरी इस केंद्र से क्या होता है, समान होता है। अब आगे देखते हैं, वृत्त को सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है त्रिज्या। आगे त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। त्रिज्या क्या है, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को ही त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सर्कल है, तो इसका ये केंद्र होगा। तो केंद्र से, अच्छा, इस लाइन को बोलते हैं परिधि। जो ये लाइन आपने देखा है जिससे सर्कल बना है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इसी लाइन को कहते हैं परिधि। जिस लाइन से सर्कल बनता है उसी लाइन को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो ये केंद्र रहा, ये क्या है, केंद्र, जिसको मैं O से दिखाता हूँ। तो केंद्र से परिधि की दूरी जो है वो क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा त्रिज्या किसको बोलते हैं, केंद्र से परिधि का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कम्फ्रेंस। आगे देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है। आगे है परिधि किसको बोलते हैं। तो परिधि एक ऐसा वक्राकार रेखा है जिससे वृत्त का निर्माण होता है, या वृत्त को निर्मित करने के लिए जो रेखा खींचते हैं आप सर्कुलर टाइप में, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। अब जीवा किसको बोलते हैं, तो परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये सर्कल है, ये इसका केंद्र है। अब ये जो परिधि है, ये लाइन आप जानते हैं, इस लाइन को बोलते हैं परिधि। ये जो लाइन है वो क्या कहलाता है, परिधि है, और ये केंद्र है। तो परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसको जैसे ये मैंने मिलाया, तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पे मिला A, यहाँ पे मिला B। तो ये जो लाइन है AB, सीधी वाली लाइन, उसी को बोलते हैं हम लोग जीवा। तो परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। ये केंद्र से चला जाए तो भी ठीक है, नहीं जाए तो भी ठीक है। जैसे ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, सारे के सारे क्या है, जीवा है। ये सब जीवा है। परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। यहाँ देखिए फोटो दिख रहा है साइड में आपको। अब व्यास किसको बोलते हैं, डायमीटर। जीवा को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, लिखा हुआ वहाँ पे। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये मान लीजिए क्या है, सर्कल है, ये इसका केंद्र है। परिधि के किसी भी दो बिंदु को, परिधि के किसी भी दो बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगा। लेकिन व्यास के बारे में क्या कह रहा है कि परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से भी गुजरे, यानी ये भी केवल जीवा हुआ, लेकिन ये ऐसा लाइन है जो परिधि के दो बिंदु को तो मिला ही रहा है, उसके साथ साथ ये क्या हो रहा है, केंद्र से भी गुजर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी व्यास और जीवा में बस एक ही अंतर है कि जीवा परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाता है, वो व्यास, लेकिन व्यास जो है वो परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने के साथ साथ ये कंपलसरी है कि उसको केंद्र से भी गुजरना होगा।
जीवा के केस में ये कंपलसरी नहीं है, वो केंद्र से गुजर भी सकता है, केंद्र से नहीं भी गुजर सकता है। आगे देखिए चाप, चाप को बोलते हैं आर्क। वृत्त के परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। जैसे ये वृत्त है तो इसका कहीं से दो टुकड़ा काट लो आप, जैसे मान लो ये ए है और ये आपने बी काट लिया, यानी यहाँ पे ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा यहाँ पे ए से बी तक का यही चाप है। यानी पूरा लाइन तो परिधि था, उसमें जो ये लाइन काटे हैं आप ए से लेकर बी तक, उसी को चाप बोलते हैं। अब यहाँ कुछ बात आपको याद रखना है, पॉइंट जहाँ से सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला तो नोट ये है कि सभी जीवा व्यास नहीं होता, लेकिन सभी व्यास जीवा होता है। सारे के सारे व्यास तो जीवा होंगे, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होगा। देखिए ये सर्कल है, ध्यान से समझिए, ये क्या है, सर्कल है और ये इसका केंद्र है। तो ये हुआ आपको जीवा, ये हुआ आपका जीवा, ये भी हुआ जीवा, ये भी जीवा हुआ, लेकिन ये हुआ व्यास। तो क्या देख रहे हैं कि व्यास को होने के लिए केंद्र से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन जीवा होने के लिए केंद्र से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी व्यास हैं वो परिधि के दो बिंदु को तो मिला ही रहा है, और जीवा होने के लिए क्या चाहिए आपको, केवल परिधि के दो बिंदु को मिलाना हो। इसीलिए सभी जीवा व्यास होते हैं, लेकिन सभी व्यास जीवा नहीं होंगे। उल्टा बोलती क्या, सभी व्यास जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होंगे। जो जीवा व्यास हो जाएगा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। ऐसे समझिए, ये रहा आपका वृत्त। अब यहाँ पे हम जीवा खींच रहे हैं, ये रहा एक जीवा, एक ये जीवा, इससे बड़ा जीवा, इससे बड़ा जीवा, इससे बड़ा जीवा, अब इससे बड़ा जीवा। अब धीरे धीरे देखिए छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा था वो केंद्र से होकर गुजरने लगा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। आगे देखते हैं, 3 नंबर पॉइंट है, वृत्त की सबसे बड़ी चाप ही कहलाती है परिधि। वृत्त की जो सबसे बड़ी चाप होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, और ये छोटा सा हो गया चाप, इससे बड़ा काटे तो ये हो गया बड़का चाप, और बड़ा काटे ऐसे घुमा के तो ये हो गया। ऐसे करके यहीं से यहीं पे काट दे तो ये पूरा ऐसे करके आ जाएगा, तो सबसे बड़ा चाप जो है वो क्या हो जाएगा, परिधि। तो वृत्त की सबसे बड़ी चाप परिधि कहलाती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत जीवा होती है, अनंत व्यास होती है। कोई एक जो वृत्त होता है उसके अंदर कितनी त्रिज्याएं होगी, पूछ सकता है कभी, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक वृत्त में देखिए आप अनंत त्रिज्याएं होती है। त्रिज्या माने केंद्र से लेके परिधि की दूरी, केंद्र से लेके परिधि की दूरी को बोलते हैं क्या, त्रिज्या। तो अनंत त्रिज्या होगा। अब आप देखिए अनंत जीवा भी होता है, 1 जीवा, 2 जीवा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके अनंत जीवा हो सकते हैं। जीवा मतलब क्या, परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन। और इसके अंदर अनंत व्यास भी होते हैं। देखिए ध्यान से, व्यास बोले तो केंद्र से जाने वाली लाइन, तो एक लाइन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये व्यास हुआ, ये व्यास हुआ, ये व्यास हुआ, ये व्यास। समझ रहे कि नहीं। तो एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत जीवा होती है, अनंत व्यास होता है। एक वृत्त के अंदर ये सारी चीज़ें अनंत होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। आगे देखते हैं, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको आप ध्यान से समझिए, मैं क्या समझा रहा हूँ इसमें। ये कह रहा है कि ये रहा वृत्त और यहाँ पे बिंदु है। कहता है वृत्त के बाहरी बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। एक आपने ये खींचा और एक आपने ये खींचा, ये ऐसे समझ लो आप, ऐसे है ये। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P है, तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से
वृत्त पर आप केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि दोनों ही स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 5 की होगी तो अगले भी 5 की होगी। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर हम क्या कर सकते हैं, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है 2 अलग अलग वृत्त से 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 सर्कल है, दिखेगा ब्लैक नहीं दिखेगा, ब्लैक तो दिखेगा, सफ़ेद नहीं दिखेगा। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये बाहर से है। अब इसमें कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखते हैं कितने खींच सकते हैं। एक तो आप ऐसे खींच सकते हो, ये नहीं दिख रहा है, फिर देखिए ऐसे देखिए, ये एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हुआ, उसके बाद एक ये हुआ, देखिए 3 हुआ, और एक और भी होगा इसमें, देखिए ऐसे करके। तो क्या देख रहे हैं आप कि 2 अगर अलग अलग वृत्त हो तो उससे टोटल 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 वृत्त अगर अलग अलग हो तो उससे 4 जो है वो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 4 स्पर्श रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है 2 अलग अलग वृत्त से। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है, अगला कौन सा पॉइंट है, 8वां नंबर पॉइंट करता है, जब 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करती है, जब 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो कुल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये कह रहा है कि 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त मान लीजिए क्या है, ये। देखिए 2 वृत्त है, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रही है, तो इसमें आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो पहला तो ये होगा, ये हुआ पहला, दिख रहा होगा ऐसे देखिए, ये पहला हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। तीसरा ये भी एक प्रकार का क्या है, स्पर्श रेखा है। तो जब 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो आप टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। इसको आप याद रखेंगे, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करे तो कुल 3 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। 9वां पॉइंट कहते हैं कि जब 2 वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जब 2 वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करे, एक वृत्त ये हुआ और उसी में दूसरा वृत्त मान लीजिए ये 2 वृत्त है और ये 2 वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो उस केस में आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वो होगा ये, दिख रहा है ना, जैसे देखिए दोबारा ये जो स्पर्श रेखा है वो एक ही खींच सकते हैं आप। जब 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करे तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिल्कुल सीधा, ये ऐसे करके। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से 2 खींच सकते हैं, 2 वृत्त अलग अलग हो तो 4 खींच सकते हैं, 2 वृत्त बाहर से सटे हो तो 3 खींच सकते हैं, 2 वृत्त अंदर से सटे हो तो 1 ही खींच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया केवल एक। व्यास जो है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण जो है वो समकोण होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है या फिर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये कहना ये चाह रहा है, ये मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें ये हो गया आपको क्या, ये हो गया व्यास। अब ये कह रहा है इसमें ये कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण,
समझिए ध्यान से। ये जैसे सर्कल था यहाँ पे जो हाफ सर्कल था ना ऐसे करके, ये यहाँ जो सर्कल था, तो ये कह रहा है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, या इस व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ये सर्कल है, ये कहना चाह रहा है क्या, ये मान लीजिए व्यास है, ये मान लीजिए क्या है, व्यास है, तो व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेंगे वो समकोण होंगे, चाहे एक बने या दो बने या जितने भी बने। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, या फिर अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बनेगा वो समकोण होगा, दोनों एक ही बात हुआ। आगे है व्यास। जो है व्यास के पास एक ऐसा गुण है कि व्यास क्या करेगा, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। व्यास क्या करता है, किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये हो गया आपको व्यास, सॉरी वृत्त हो गया वो। अब ये रहा आपका व्यास। तो ये जो व्यास है आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो व्यास है वो पूरे वृत्त को क्या किया है, दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो ऐसे पूछेगा कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा की व्यास, तो व्यास होगा। ठीक है, आगे लिखा है, आप समझना आपको त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। त्रिज्यखंड परिधि और त्रिज्या द्वारा वृत्त का घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। किसके द्वारा, परिधि और त्रिज्या के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका क्या, ये रहा वृत्त, ये रहा केंद्र। अब इसमें से ये ले लिया मैंने त्रिज्या, ये ले लिया त्रिज्या, तो ये दोनों त्रिज्या है। इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये त्रिज्या हुआ और ये हुआ परिधि। तो त्रिज्या और परिधि के द्वारा जो क्षेत्र कवर किया गया, ये वाला क्षेत्र, यही क्या है, त्रिज्यखंड है। यहाँ पे थीटा होगा। जो साइड में फोटो भी यहाँ देखिए बना के दिखाया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो त्रिज्यखंड का मतलब हुआ क्या, परिधि और त्रिज्या द्वारा वृत्त का घेरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। अब है वृत्तखंड। अगला क्या है, वृत्तखंड किसको बोलते हैं, तो जीवा और चाप द्वारा वृत्त का घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड। इसमें बोला जीवा और चाप के द्वारा। ये सर्कल है मान लीजिए, इसमें ये केंद्र हो जाएगा और ये रहा एक जीवा, ये मान लो इसका त्रिज्या है। तो जीवा और चाप के द्वारा जो जगह कवर किया गया है, देखिए गौर से समझिए, ये रहा आपका जीवा और ये रहा आपका चाप। तो जीवा और चाप के द्वारा ये एरिया कवर किया गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड। ये पूरा तो हो जाएगा, देखिए ये पूरा तो हो जाएगा त्रिज्यखंड, लेकिन त्रिज्यखंड के नीचे वाला भाग जो है ये वाला, ये है वृत्तखंड। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, तो परिधि द्वारा घिरा क्षेत्र जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो परिधि द्वारा जो घिरा गया क्षेत्र होता है वही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त क्या होता है, तो व्यास द्वारा किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, उसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त तो आप देख ही लिए होंगे, पीछे फार्मूला बना हुआ है, ये रहा आपका अर्धवृत्त। देखिए ध्यान रखना है आपको, अर्धवृत्त का मतलब हुआ ये, इस टाइप से, थोड़ा मेरा भी पेंटिंग ठीक नहीं है। अब हम कुछ फार्मूला देखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कुछ फार्मूला अब हम ध्यान रखेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और सवाल गलती भी नहीं होगा। चलिए, पहला है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का व्यास होता है 2r, वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास का आधा। व्यास को हम लोग d से दिखाते हैं, तो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। अब यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड दरअसल वृत्त का ही क्षेत्रफल है ना, बस थीटा थोड़ा कम लिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री।
चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो चाप की लंबाई हो जाएगा 2πr थीटा बट्टे 360 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थोड़ा मुश्किल है, आप ध्यान रखेंगे इसमें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² इंटू पाई थीटा बट्टे 360 डिग्री घटे 1/2 साइन थीटा। या फिर वृत्तखंड का एक और भी क्षेत्रफल हो सकता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लो आप। फाइनली जो आपने वृत्तखंड बनाया था वो कैसे बनाया था, वृत्तखंड जो आपने बनाया था वो ऐसा था, उसके बाद ऐसा था, यही था ना। ये नीचे वाला हिस्सा को आपने कहा था वृत्तखंड। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल तो ये क्या है, पूरा त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड में अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज को घटा दे तो नीचे वाला बच जाएगा ना वृत्तखंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिज्यखंड वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो 1/2 पाई r² हो जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो वृत्त की परिधि का तो आधा होगा, तो 2πr का आधा हुआ πr। लेकिन उसमें से दो त्रिज्या अलग से जुड़ जाते हैं। जैसे ये पूरा सर्कल हुआ, इसको आधा से काट दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो पहले तो सर्कल में केवल ये लाइन था ऐसा वाला, तो इसको आधा करने पर केवल ये लाइन ऐसा आया, लेकिन ये लाइन बीच में एक्स्ट्रा आ गया है। ये लाइन सर्कल में नहीं था पहले। जो सर्कल की परिधि को हम माप रहे थे तो उसमें बीच वाले व्यास को नहीं काउंट कर रहे थे, लेकिन जब इसको आधा करना पड़ा हमको तो अब ये भी आ गया उसमें अर्धवृत्त में, तो ये दो त्रिज्या भी ऐड होता है। इसीलिए पाई r + 2r होगा, या फिर उसको क्या करो r कॉमन ले लो तो पाई + 2 हो जाएगा, या फिर पाई का मान बैठा दो 22/7, तो कुल मिला के 36/7 इंटू r हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और याद रखना, कई बार पूछता है त्रिज्यखंड की परिमाप क्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब एक बार दोबारा देख लीजिए। ये रहा आपका सर्कल, उसका ये रहा केंद्र, केंद्र में ये रहा आपका उसमें एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या रहा, दूसरा त्रिज्या ये रहा, तो ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड, हुआ ना त्रिज्यखंड। ये कह रहा है त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का परिमाप देखिए गौर से क्या क्या आ रहा है इसमें। आपको लगता होगा कि त्रिज्यखंड में ये तो चाप आ रहा है, सॉरी, एक तो त्रिज्यखंड में क्या आ रहा है, चाप आ रहा है, और दो गो त्रिज्या आ रहा है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस क्या 2r, चाप की लंबाई प्लस 2r हो जाएगा। इसमें नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे अलग से। उसके अलावा जो आपको बात याद रखना है वो याद रखना, ये जब वृत्त का सवाल बनाएंगे आप तो उसमें जब आप वृत्तखंड निकालेंगे तो उसमें साइन थीटा आ जाएगा, जो आपके क्लास 10th में या फिर जो नॉर्मली 120 डिग्री का मान नहीं पता रहता है लोगों को, तो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही साइन 120 डिग्री का भी मान होता है। तो साइन 60 और साइन 120 दोनों का मान √3/2 होता है। इसके आगे रखना याद आपको कि वृत्तखंड में बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वो हमेशा ही समद्विबाहु बनेगा। समबाहु बन सकता है, समद्विबाहु बनेगा, लेकिन विषमबाहु नहीं बनेगा। तो पूछ सकता है कई बार कि वृत्तखंड में बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो कौन सा नहीं होगा, तो विषमबाहु त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। √3 का मान पूछे तो 1.732 दे देंगे। √2 का मान तो इसमें आएगा ही नहीं, 1.412 करके कुछ। अब है क्षेत्रफल को हमेशा जो आप लिखेंगे आंसर में वर्ग इकाई, यानी जो भी आंसर आएगा वो उसके यूनिट में स्क्वायर करके आएगा। लंबाई को केवल आप क्या करेंगे इकाई में, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। आयतन को हमेशा आप क्या करेंगे घन इकाई में, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, या जो भी उसका मात्रक होगा उसके पावर 3 में रिप्रेजेंट करेंगे। अब व्यास हमेशा त्रिज्या से बड़ा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना एक कि जो व्यास बराबर होता है 2r, यानी व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। ये सब पढ़ चुके हैं आप, यानी व्यास हमेशा बड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वृत्त से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया। इससे बाहर आपको वृत्त के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आप सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ आपको समझा पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोगों को बताइए कि मैथ को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। और
अगला वीडियो मैथ के कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक को आप बेसिक से समझना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें कुछ आसानी होगी अगला वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।